हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लीगल विद अमनदीप। तो हमने कल स्टार्ट करा था ट्रायल ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। हमने जो नॉर्मल ट्रायल प्रोसीजर था 258 तक वो कंप्लीट कर लिया था। अब हमने देखना है दो सेक्शंस को, एक 259 और एक 260। अब 259 में क्या है कि आपने जिस अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया वो अक्यूज्ड पहले भी किसी केस में कन्विक्ट हो चुका है। मतलब कि आपने जो कन्विक्शन करी है वो उसकी सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है। तो हमने देखा था जब हम चार्ज के प्रोविजंस को डील कर रहे थे अंडर सेक्शन 234 कि अगर अक्यूज्ड ने पहले कोई ऑफेंस कमिट किया हुआ है, ही इज़ प्रीवियसली कन्विक्टेड, तो उसका अलग से चार्ज लगेगा। ठीक है। और अगर कोर्ट इस चार्ज को लगाना भूल जाती है तो जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले किसी भी स्टेज पर कोर्ट इस चार्ज को ऐड कर सकती है। ठीक है। इससे अक्यूज्ड को कोई भी प्रेजुडिस कॉज नहीं होगा, क्योंकि जो प्रीवियस कन्विक्शन का एविडेंस है वो हम जिस केस का ट्रायल चला रहे हैं जिसमें प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज लगाया है हमने, पहले उस केस में कन्विक्शन करवाते हैं। जब तक कन्विक्शन नहीं होती तब तक प्रीवियस कन्विक्शन को हम प्रूव नहीं करवाते। ठीक है। सो इट इज़ ओनली आफ्टर यू हैव बीन कन्विक्टेड इन द केस इन विच यू वर चार्ज्ड विद प्रीवियस कन्विक्शन। तो अब हम इसको देखते हैं 259 को। इन अ केस वेयर अ प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 234। ठीक है। तो आपको प्रीवियस कन्विक्शन के लिए अलग से आपके ऊपर चार्ज लगाया गया है and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge। और चार्ज में जो बोला गया है कि इसको पहले भी कन्विक्ट किया जा चुका है, अक्यूज्ड उस चीज़ को मना कर देता है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब कि वो डिनाई कर देता है कि मैं पहले कन्विक्ट हो चुका हूँ। द जज में आफ्टर ही हैज़ कन्विक्टेड द सेड अक्यूज्ड अंडर 252 और 258, मतलब जब उसने गिल्टी प्लीड कर लिया था आपने तब उसको कन्विक्ट कर दिया, या फिर सारा एविडेंस वगैरह आने के बाद, आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद आपने उसको फिर कन्विक्ट करा। ठीक है। तो अगर जज ने उसको कन्विक्ट कर दिया है, ठीक है, चाहे 252 में करा चाहे 258 में करा, और उसके ऊपर हमने ये प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज भी लगा रखा था, लेकिन अक्यूज्ड मना कर देता है कि जी मैं तो पहले कन्विक्ट हुआ ही नहीं, वो रिफ्यूज़ कर देता है, तब the judge may take evidence in respect of the alleged previous conviction and shall record a finding thereon। तो जज फिर उसके प्रीवियस कन्विक्शन के रिगार्डिंग एविडेंस मंगवाएगा। एविडेंस क्या होगा? जिस केस में उसको कन्विक्ट किया गया है उसकी जजमेंट आएगी, उस कन्विक्शन के लिए जब वो जेल में रहा तब जेल से रिकॉर्ड आ जाएगा कि हाँ इसने इतना टाइम उसकी जो सेंटेंस था दैट पर्सन अंडरगो दैट सेंटेंस। ठीक है। या फिर अगर फाइन था कि उसने फ़ाइन पे करा था, तो वो जो भी रिकॉर्ड है उसकी प्रीवियस कन्विक्शन के रिगार्डिंग, उसके बेस पर यहाँ पर ये एविडेंस ला दिया जाएगा रिगार्डिंग प्रीवियस कन्विक्शन। ठीक है। फिर उस पर जो फाइंडिंग होगी, ठीक है, कि क्या वो पहले सच में कन्विक्ट हुआ था या नहीं हुआ था, इस फाइंडिंग को रिकॉर्ड करा जाएगा। अब इसके प्रोवाइजो है, एक्सेप्शन क्या है? Provided that no such charge shall be read out by the judge, nor shall the accused be asked to plead thereto, nor shall the previous conviction be referred to by the prosecution or in any evidence adduced by it, unless and until the accused has been convicted under section 252 or 258। एक्सेप्शन क्या बोलती है? सिंपल सी वर्डिंग में मैं आपको बताती हूँ कि जब तक अक्यूज्ड को आप कन्विक्ट नहीं कर देते, चाहे 252 में कर दो चाहे 258 में कर दो, जब तक कन्विक्ट नहीं करोगे तब तक ना तो अक्यूज्ड को उसकी प्रीवियस कन्विक्शन के चार्ज को पढ़कर सुनाओगे, ना उसकी प्रीवियस कन्विक्शन पे कोई एविडेंस लोगे, ना प्रोसिक्यूशन उस प्रीवियस एविडेंस पे कुछ कहेगी। ठीक है। ना ही वो इसके रिगार्डिंग कोई एविडेंस दे सकते हैं जब तक कि आप उसको पहले कन्विक्ट नहीं कर देते। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास रॉबरी का ट्रायल चल रहा था। ठीक है। रॉबरी का ट्रायल चला तो रॉबरी के ट्रायल पर या तो 252 में कन्विक्ट कर दिया या फिर 258 में कन्विक्ट कर दिया। तो जब ये कन्विक्शन हो गई उसके बाद जो हमने उस पर एक प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज लगाया हुआ था कि उसने पहले रेप कमिट किया था,
ठीक है। तो अब ये जो प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज है ये हम उसको पढ़कर तब सुनाएंगे जब उसकी पहले रॉबरी में कन्विक्शन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसको पढ़कर सुनाया जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा कि आप प्लीड कर रहे हो कि हाँ आप पर पहले कन्विक्शन हो चुकी है। ठीक है, अगर उसने प्लीड कर लिया तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अगर उसने रिफ्यूज़ कर दिया तो फिर प्रोसिक्यूशन को सुना जाएगा। प्रोसिक्यूशन से एविडेंस मांगा जाएगा कि आप प्रूव करो कि हाँ दिस पर्सन हैज़ बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड। तो फिर जो प्रोसिक्यूशन है वो उसको प्रूव करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिस केस का ट्रायल चल रहा है पहले उसमें कन्विक्शन होनी रिक्वायर्ड है। उसमें कन्विक्शन होने के बाद ही प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज रेड होगा। हमने पहले देखा था कि जब भी कोर्ट ऑफ सेशन चार्ज लगाएगी, ये रहा हमारे पास सबसेक्शन 2 में। ठीक है, सेक्शन 251 के सबसेक्शन 2 में कि कोर्ट ऑफ सेशन जब भी चार्ज लगाएगी तो अक्यूज्ड को पढ़कर सुनाएगी, बट जो प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज है उसको पढ़कर नहीं सुनाया जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोवाइजो इन्होंने बोला कि जज चार्ज नो सच चार्ज शैल बी रेड आउट बाय द जज। तो प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज पढ़कर भी नहीं सुनाया जाएगा। ठीक है, ना ही अक्यूज को बोला जाएगा टू प्लीड देयर टू। यहाँ पर प्लीड क्या करना है, गिल्ट प्लीड करना है कि हाँ मेरे को पहले प्रीवियस कन्विक्शन हो चुकी थी, ये प्लीड करना है उसको। ठीक है, ना ही प्रीवियस कन्विक्शन को रेफ़र करा जाएगा प्रोसिक्यूशन के द्वारा। ठीक है, रॉबरी का जब भी एविडेंस लाएगी प्रोसिक्यूशन, जो हमारा एग्जाम्पल था इसमें, उसमें वो कहेगी नहीं कि ये पर्सन तो पहले भी कन्विक्ट हो चुका है, ऐसा नहीं कहेगी वो। ठीक है, और ना ही कोई एविडेंस प्रोड्यूस करेगी उसके रिगार्डिंग में। ये सारी चीज़ें तब होंगी जब पहले कन्विक्शन हो गई। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट प्रोसीजर इन केसेस इंस्टीट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 252 सॉरी 222। ये इसमें ना कुछ मिसप्रिंट है, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि ये ना जो आप बेयर एक्ट लेना वो लॉ एंड जस्टिस का लेना, यूनिवर्सल्स का मत लेना, क्योंकि जो यूनिवर्सल्स वाला बेयर एक्ट है ना उसमें बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है। आई एम नॉट हेयर लाइक प्रमोटिंग एनी बेयर एक्ट, बट इट्स फॉर योर ऑन गुड। तो सेक्शन 260 में क्या है कि जब डेफामेशन का केस इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है, तो हमने देखा था कि डेफामेशन का केस जो ट्राई करने की पावर्स है वो 2 लोगों के पास है। एक तो है डेफामेशन ऑफ हाई डिग्निटरीज, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, मिनिस्टर्स हो गए। तो अगर उनकी डेफामेशन हुई है तो उनका जो ट्रायल है वो चलेगा कोर्ट ऑफ सेशन के पास, और कोर्ट ऑफ सेशन उसकी डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। लेकिन अगर नॉर्मल पर्सन की डेफामेशन है तो उसका जो ट्रायल है वो चलेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास। तो जो कोर्ट ऑफ सेशन के पास ट्रायल चलेगा डेफामेशन का, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो है हमारे पास 260 में। तो इससे पहले वाला जो प्रोसीजर है वो क्या है, वो प्रोसीजर है जब कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस कमिट होकर आता है। यहाँ पर केस कमिट नहीं होता, यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन लेती है डायरेक्ट कॉग्निजेंस। तो हम देखते हैं इसका प्रोसीजर। सबसेक्शन 1, अ कोर्ट ऑफ सेशन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 222 shall try the case in accordance with the procedure for trial of warrant cases instituted otherwise than on a police report before a court of magistrate। तो इन्होंने बोला कि जब कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस लेगी ऑफ सेक्शन 222 के सबसेक्शन 1 का, ठीक है, तब वो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगी, तो वो प्रोसीजर फॉलो करेगी ऑफ ट्रायल ऑफ वारंट केस। बट मैंने आपको कल बताया था कि ट्रायल ऑफ वारंट केस भी 2 तरह का होता है। एक वो केस दैट इज़ इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, और एक वो केस दैट इज़ इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट क्या होगा, कंप्लेंट केस, या फिर जब कोर्ट सुओ मोटो लेती है तो सुओ मोटो में भी फिर कोर्ट कंप्लेंट करती है। तो इसलिए अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट का मतलब है कि द केस हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन कंप्लेंट। हमारे पास 2 तरीके हैं ना क्रिमिनल लॉ को इन मोशन में लाने के लिए। या तो आप पुलिस के पास FIR नोट करवा दो, जिसके बेस पर फिर वो एक पुलिस रिपोर्ट फाइल करते हैं, और उस फाइनल पुलिस रिपोर्ट के ऊपर जो मजिस्ट्रेट है, जो कोर्ट है, वो कॉग्निजेंस लेती है। या फिर आप क्या करते हो, कंप्लेंट फाइल कर देते हो कोर्ट में। ठीक है, जो FIR है वो होती है कॉग्निजेबल केसेस की, और जो कंप्लेंट है दैट कैन बी ऑफ कॉग्निजेबल केस एज वेल एज ऑफ नॉन कॉग्निजेबल केस। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो प्रोसीजर फॉलो करा जाएगा वो कौन सा प्रोसीजर होगा,
दैट इज ट्रायल ऑफ वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एक्चुअली आपके लिए, बिफोर अ कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। ठीक है, देन प्रोवाइडेड दैट द पर्सन अगेंस्ट होम द ऑफेंस इज alleged to have been committed shall, unless the court of session for reasons to be recorded otherwise direct, be examined as witness for the prosecution। तो जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है, मतलब विक्टिम जिसके साथ ऑफेंस हुआ है, ठीक है, तो उस पर्सन को क्या है, एग्जामिन करा जाएगा एज अ विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन। बट अगर कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कर देती है फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड कि नहीं, इसको एग्जामिन नहीं करवाना, तो हम उस केस में उसको एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। बट हमारे पास क्या हो गया एज अ जनरल रूल कि जो विक्टिम है हम उसको एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस एग्जामिन करेंगे। अब मैं आपके एक जनरल नॉलेज की बात पूछती हूँ, आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या जो प्रोसिक्यूशन है वो अक्यूज्ड को प्रोसिक्यूशन विटनेस बुला सकती है, कि जब प्रोसिक्यूशन अपने केस को प्रूव कर रही है, ठीक है, अपने विटनेसेस को बुला रही है। हमने देखा था कि जो प्रोसिक्यूशन है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है टू द कोर्ट कि आप ये जो विटनेसेस हैं इनको बुलाइए, ठीक है। तो जो प्रोसेस है सारी उनकी अपीयरेंस को कंपेल करने की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो क्या उस एप्लीकेशन में जो प्रोसिक्यूशन है वो अक्यूज्ड का नाम भी लिख सकती है कि आप अक्यूज्ड को बुलाइए कि वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से आके एविडेंस दे? तो क्या ये हो सकता है? क्या कोई एक्सेप्शन है जिसमें ये चीज़ पॉसिबल हो? तो ये चीज़ आप मेरे को बताओगे, अदरवाइज़ मैं आपको कल के लेक्चर में इस चीज़ को बता दूंगी। अगर मैं स्किप कर गई इस चीज़ को बताना तो काइंडली मेरे को रिमाइंड करवा देना एक बार, और हम इस चीज़ को डील करेंगे। अब देखते हैं सबसेक्शन 2। एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन शैल बी हेल्ड इन कैमरा इफ़ आइदर पार्टी देयर टू सो डिज़ायर्स और इफ़ द कोर्ट थिंक्स फिट सो टू डू सो। अब इन कैमरा का मतलब क्या होता है? यहाँ पर इन कैमरा का मतलब ये नहीं है कि आप उस प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करोगे, वीडियोग्राफ करोगे, ये मतलब नहीं है। इन कैमरा का मतलब होता है कि जिसमें जो पब्लिक है उसको एक्सेस ना हो, ठीक है। तो जज डिसाइड करेंगे कि कौन सा पर्सन वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, कौन सा पर्सन प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई भी पार्टी कोर्ट को रिक्वेस्ट करती है कि जी इन कैमरा हमारा जो ट्रायल है उसको चलाइए, या फिर कोर्ट को अदरवाइज़ लगता है कि इन कैमरा इसका ट्रायल होना चाहिए, तो फिर जो उनका ट्रायल है वो इन कैमरा चल सकता है। अब ये प्रोविज़न हमने यहाँ पर क्यों ऐड करी? बिकॉज हम यहाँ पर किस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं? डेफामेशन के साथ। डेफामेशन क्या मतलब? मानहानि, ठीक है। तो अब डेफामेशन भी नॉर्मल पर्सन की नहीं है, किस पर्सन की है? हाई डिग्निटरीज की है। तो उनके जो प्रोसीडिंग्स हैं, हम इसलिए यहाँ पर हमने ये प्रोविज़न रखी कि हम इन कैमरा उनका ट्रायल चलाएंगे कि जो नॉर्मल पब्लिक है, मीडिया है, उसको एक्सेस नहीं होगा, कि वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं रहेंगे उतने टाइम के लिए जब इस केस का ट्रायल चल रहा होगा। बट ये एज अ जनरल रूल नहीं चलेगा। अगर पार्टी डिज़ायर करती है, रिक्वेस्ट करती है, या तो तब चल सकता है, या फिर अगर कोर्ट को लगता है कि रीजंस हैं, कोर्ट खुद समझती है कि हाँ इट्स फिट टू डू सो, तब ये हो सकता है। Then subsection 3, if in any case the court discharges or acquit all or any of the accused, ठीक है, तो या तो कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया कि सफिशेंट एविडेंस नहीं था उस बेस पर, या उसको अक्विट कर दिया कि एविडेंस तो लाई प्रोसिक्यूशन, बट उससे ये नहीं प्रूव हो रहा कि अक्यूज ने ही ऑफेंस कमिट किया है। चाहे जितने अक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज और अक्विट कर दिया, या उनमें से कुछ को कर दिया, एंड इज ऑफ द ओपिनियन that there was no reasonable cause for making the accusation against them or any of them। और जिन अक्यूज्ड को डिस्चार्ज करा या अक्विट करा उनके अगेंस्ट कोई भी रीजनेबल कॉज नहीं था उनको अक्यूज्ड करने के लिए, ठीक है। एक तो ये था कि आप प्रूव नहीं कर पाए, एक था कि कुछ था ही नहीं, उस पर्सन ने कोई ऑफेंस ही नहीं करा, मतलब मलिशियस प्रोसिक्यूशन थी, आपने जानबूझकर उस पर्सन को अक्यूज़ करा, ठीक है। तो अगर ये चीज़ है, इट में मतलब द कोर्ट बाय इट्स ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज और अक्विटल, तो जब वो उस अक्यूज्ड को अक्विट और डिस्चार्ज करेगी तब डायरेक्ट कर सकती है द पर्सन अगेंस्ट होम द ऑफेंस वाज alleged टू बी कमिटेड, मतलब द विक्टिम, जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ था उस विक्टिम को कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है, अदर देन इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, टू शो कॉज वाई ही शुड नॉट पे कंपनसेशन टू सच अक्यूज्ड
और टू ईच और एनी ऑफ सच अक्यूज्ड व्हेन देयर आर मोर देन वन। तब फिर कोर्ट उन जो विक्टिम था उसको कहेगी, उसको शो कॉज नोटिस देगी कि आप बताएं कि हम आप पर कि आप जो कंपनसेशन है वो पे क्यों ना करें अक्यूज्ड को, जिनको कि डिस्चार्ज और अक्विट करा गया है। ठीक है, तो ये किस लिए कर रहे हैं, ताकि कोई भी पर्सन मेलिशियसली किसी को प्रोसिक्यूट ना करे, क्योंकि ये चीज़ कहना बहुत ईजी है कि इसने मुझे डिफेम करा, ठीक है, इसको प्रोसिक्यूट किया जाए। अब जो मिनिस्टर्स हैं, स्टेट हैं, अब क्या है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन पर फिर डेफोमेशन के केस ही चलाती रहेंगी। जो पार्टी इन पावर है उसके मिनिस्टर्स ऐसे फिर केस ही फाइल करते रहेंगे अपोजिट पार्टी के उस पर। तो इस चीज़ के को लाइक कंट्रोल करने के लिए हमने ये प्रोविज़न बनाई कि अगर ये चीज़ प्रूव हो रही है कि जो एक्यूजिशन थी दैट वाज नॉट वेल फाउंडेड, कोई रीजनेबल कॉज ही नहीं था, तो उस केस में फिर हम शो कॉज नोटिस देंगे जो विक्टिम है जिसने कंप्लेंट करी, ठीक है, जो हाई डिग्निटरीज की डेफोमेशन हो रही थी उनको नोटिस देंगे कि आप हमें बताएं कि हम आपको क्यों ना डायरेक्शन दें कि आप इन पर्सन को जो अक्यूज्ड हैं उनको कंपनसेशन पे करें। बट अब हम देखते हैं इसके एक्सेप्शन कि किन पर्सन्स को हम ये कंपनसेशन पे करने के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकते, किनको शो कॉज नोटिस नहीं दिया जाएगा। तो वो हैं हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ अ स्टेट और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी। तो स्टेट के केस में गवर्नर होते हैं, यूनियन टेरिटरी के केस में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वही टर्मिनोलॉजी यूज़ करी गई है। तो इन 4 लोगों को छोड़कर बाकी सबको हम ये शो कॉज नोटिस जो है वो भेज सकते हैं। देन सबसेक्शन 4, the court shall record and consider any cause which may be shown by the person so directed, and if it is satisfied that there was no reasonable cause for making the accusation। ठीक है, तो इन्होंने बोला कोर्ट रिकॉर्ड करेगी और लाइक हमने शो कॉज नोटिस भेजा था कि आप बताएं हमें कि आपको हम डायरेक्ट क्यों ना करें कि आप इनको अक्यूज को कंपनसेशन पे करें। तो उन्होंने जो भी कॉज बताया उसको कंसीडर करेगी कोर्ट, और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि हाँ कोई रीज़नेबल कॉज नहीं था एक्यूजिशन करने के लिए, कि उन्होंने जो भी रीज़न दिया भाई जी ये तो सही नहीं है, ठीक है, तो इट मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड मेक एन ऑर्डर। तो फिर कोर्ट क्या है, रीजंस रिकॉर्ड कर सकती है कि इनके शो कॉज नोटिस वाले रीजन को हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, और हमें ये क्यों लग रहा है कि इन्होंने विदाउट एनी रीजनेबल कॉज अक्यूज़ करा है इन पर्सनस को। वो ऑर्डर कर देंगे दैट कंपनसेशन टू सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज़ एज इट मे डिटरमाइन बी पेड बाय सच पर्सन टू द अक्यूज्ड और टू ईच और एनी ऑफ दैम, कि आप हर अक्यूज्ड को 5,000 रुपये पे करें। ठीक है, तो ये अमाउंट कभी भी 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है, हम सिर्फ मैक्सिमम बता रहे हैं, मिनिमम नहीं बता रहे। बाय सच पर्सन का मतलब क्या है, जो विक्टिम है, जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंस अलेज करा गया था कि हाँ मेरी डेफामेशन करी है, तो वो पर्सन पे करेगा। कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 4 शैल बी रिकवर्ड एज इफ इट वर अ फाइन इम्पोज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट। अगर ये पर्सन फाइन को पे नहीं करते तो फिर इसकी रिकवरी कैसे करी जाएगी, तो वो ऐसे करी जाएगी जैसे कि जब हम फ़ाइन को रिकवर करते हैं, है ना, कि अगर किसी पर्सन को एज अ पुनिशमेंट फ़ाइन दिया जाता है तो उस फाइन को रिकवर करने का जो प्रोसीजर है वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। हालांकि ये फ़ाइन नहीं है, ये क्या है, कंपनसेशन है, बट प्रोसीजर फ़ाइन वाला फॉलो करेंगे। सबसेक्शन 6, नो पर्सन हु हैज़ बीन डायरेक्टेड टू पे कंपनसेशन अंडर सबसेक्शन 4 shall by reason of such order be exempted from any civil or criminal liability in respect of the complaint made under this section। जस्ट बिकॉज कि उस पर्सन ने कंपनसेशन पे कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अगेंस्ट उसके उस डैमेजेस के लिए सिविल एक्शन या कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो चाहे उस पर्सन ने यहाँ पर कंपनसेशन पे कर दिया, लेकिन फिर भी जो अक्यूज्ड पर्सन है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है उसके अगेंस्ट इन सिविल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर अगर कंपनसेशन पे कर दी विक्टिम ने तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर उसके अगेंस्ट कोई भी सिविल और क्रिमिनल एक्शन बार हो गया। तो यहाँ पर हम कोई भी बार नहीं लगा रहे, जो अक्यूज पर्सन है जिसको डिस्चार्ज और अक्विट कर दिया था और उसको विक्टिम ने कंपनसेशन पे कर दी है, वो तब भी फ्री है कोई भी सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज करने के लिए विक्टिम के ऊपर, प्रोवाइडेड दैट any amount paid to an accused person under this section shall be taken into account in awarding compensation to such person in any subsequent civil suit relating to the same matter। अब
जो विक्टिम था उसको कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप 5,000 रुपये पे करिए। उसने 5,000 रुपये पे कर दिए, बट जो अक्यूज्ड था उसने सिविल सूट फॉर डैमेजेस फाइल कर दिया विक्टिम के अगेंस्ट कि जी इसने मुझे जानबूझकर प्रोसिक्यूट करा और देखिए बाद में मैं एक्विट हो गया या मेरे को डिस्चार्ज कर दिया गया कि मुझे तो कोई ऑफेंस ही नहीं किया था, इसने जानबूझकर करा। ठीक है, तो फिर वो डैमेजेस क्लेम करेगा। डैमेजेस क्या कि मेरी रेपुटेशन ख़राब हुई, मैंने इतने एक्सपेंसेस लगे, इतना कॉस्ट इनकर करी मैंने, तो वो डैमेजेस जो क्लेम करेगा, तो जब कोर्ट सिविल सूट में उसको डैमेजेस अवॉर्ड करेगी तब ये जो कंपनसेशन उसने पे करी थी उसको कंसिडरेशन में लिया जाएगा। मान लीजिए कि सिविल कोर्ट ने कंपनसेशन अवॉर्ड करी उसको 10,000 रुपीज़, तो जो 5,000 रुपीज़ वो क्रिमिनल कंप्लेंट में दे चुका है ऑलरेडी, उनको क्या है डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो जो रिमेनिंग 5,000 बच गया, विक्टिम सिर्फ उतना अमाउंट ही सिविल सूट में पे करेगा। देन सबसेक्शन 7, द पर्सन हु हैज़ बीन ऑर्डर्ड अंडर सबसेक्शन 4 टू पे कंपनसेशन मे अपील फ्रॉम द ऑर्डर इन सो फार एज इट रिलेट्स टू द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द हाई कोर्ट। तो जिस पर्सन को कंपनसेशन पे करने के लिए कहा गया है, मतलब जो विक्टिम है, वो क्या है इस ऑर्डर के अगेंस्ट, जिस ऑर्डर से उसको डायरेक्ट किया कि आप पे करो, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता है। अपील किसको फाइल होगी? टू दी हाई कोर्ट। ठीक है, उस अपील का पर्पज़ क्या होगा कि ये जो पेमेंट ऑफ कंपनसेशन का मुझे ऑर्डर करा गया है ये क्या है, गलत है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा था कि अपील टू हाई कोर्ट, की इस ऑर्डर की जो अपील है वो कहाँ लाई करेगी? टू दी हाई कोर्ट। हर ऑर्डर अपीलेबल नहीं है क्रिमिनल लॉ में। हमारे पास जो ऑर्डर्स इन्होंने प्रोवाइड कर दिए सिर्फ उनकी ही अपील होगी, अदरवाइज जो ऑर्डर्स हैं उनके लिए हम फाइल करते हैं रिवीजन। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है कि कौन से ऑर्डर्स अपीलेबल हैं हमारे पास क्रिमिनल लॉ में। देन सबसेक्शन 8, व्हेन एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू एन अक्यूज्ड पर्सन इज मेड, the compensation shall not be paid to him before the period allowed for the presentation of the appeal has elapsed, or if an appeal is presented before the appeal has been decided। तो विक्टिम को हमने ऑर्डर करा था कि आप कंपनसेशन पे करें। जो विक्टिम है उसने कंपनसेशन कोर्ट में डिपॉजिट कर दी, बट ये जो अमाउंट है वो अक्यूज्ड को तब तक नहीं पे करी जाएगी जब तक कि अपील करने का जो टाइम पीरियड है वो नहीं ख़त्म हो जाता। फॉर एग्जांपल, अगर अपील करने का टाइम पीरियड 60 डेज़ है तो विक्टिम ने पैसे तो कोर्ट में जमा करवा दिए जो कंपनसेशन का अमाउंट था, बट वो हम रिलीज़ नहीं करेंगे, अक्यूज्ड को नहीं पकड़ाएंगे जब तक कि अपील फाइल करने का टाइम पीरियड दैट इज़ 60 डेज़ वो ख़त्म नहीं हो जाता। और अगर विक्टिम ने अपील फाइल कर दी तो जब तक वो अपील है वो डिसाइड नहीं हो जाती तब तक हम उस अमाउंट को पे नहीं करेंगे। इसका रीज़न क्या है? अब अगर विक्टिम ने अपील फाइल कर दी, अपील में जाकर ये जो ऑर्डर था वो सेटिसाइड हो गया, तो फिर कंपनसेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि फिर जो हमने कंपनसेशन अक्यूज़ड को पे करवा दी वो हमें फिर उससे रिकवर करनी पड़ेगी। तो ये तो अननेसेसरी लाइक मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स हो जाएगा। तो इसलिए हम इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए, अपने टाइम को सेव करने के लिए हमने ये प्रोविज़न बना दी कि हम तब तक अमाउंट को रिलीज़ नहीं करेंगे जब तक कि या तो आप अपील नहीं फाइल करते, जो आपका लिमिटेशन पीरियड आपका राइट बनता है अपील फाइल करने का, उसको आप एक्सरसाइज नहीं कर लेते, और अगर आपने उस राइट को एक्सरसाइज कर लिया है तो जब तक वो अपील डिसाइड नहीं हो जाती। ठीक है, तो अगर अपील फाइल नहीं करी तब जब लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद जो अक्यूज़ड है उसको ये अमाउंट पे कर दिया जाएगा, और अगर अपील फाइल कर दी है तब जब वो अपील डिसाइड होगी और उसकी अपील डिसमिस हो जाएगी उसके बाद ये अमाउंट आपको पे कर दिया जाएगा। अगर अपील अलाउ हो जाती है फिर आपका जो ऑर्डर है वही सेटिसाइड हो गया, तो इसलिए फिर आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगी। और अगर उसकी जो अपील है वो पार्टली अलाउड हुई है कि कोर्ट ने सिर्फ उसके कंपनसेशन अमाउंट को रिड्यूस करा है बट कम्प्लीटली सेटिसाइड नहीं करा, तो जितना भी रिड्यूस्ड अमाउंट हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा है तब आपको फिर वो अमाउंट मिल जाएगा। तो हमारा ट्रायल ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन तो आज ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद थी कि हम ट्रायल ऑफ वारंट केसेस भी ख़त्म कर लेंगे, बट हम वो स्टार्ट भी नहीं कर पाए आज। बट ये दोनों प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैंने इन पर इतना टाइम लगाया है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको शाय फील होता है तो मैंने अपनी ईमेल आईडी भी दी हुई है, तो आप मेरे को ईमेल आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू देयर ओनली। ठीक है, मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि आपको जो ये लॉ है वो ये समझ आ जाए।
ठीक है, क्योंकि इसकी जो बेयर प्रोविजंस होती हैं वो कंफ्यूजिंग होती हैं, समझ में नहीं आती, इसलिए उनको बाइफरकेट करके पढ़ना पड़ता है। आप उनको पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए तो वो पढ़ना और समझना दोनों ईजी हो जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइस। कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 20 के साथ, दैट इज़ ट्रायल ऑफ वारंट केसेस। फिर हम देखेंगे कि इसके 2 पार्ट हैं। एक है ए पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि अगर जो केस है वो पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ है तब उसका क्या प्रोसीजर होगा, और बी पार्ट में हम देखेंगे कि अगर केस इंस्टीट्यूट हुआ है अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, मतलब कंप्लेंट के ऊपर, तब फिर उसका क्या प्रोसीजर होगा। थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलते हैं।